सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। नीलकंठ की कहानी समझेंगे। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। तो आइए, कहानी इस प्रकार है। लेखिका एक दिन किसी अतिथि को स्टेशन तक छोड़कर आ रही थी कि उसे रास्ते में पड़ने वाली खरगोश और चिड़ियों की दुकान का ध्यान आ गया। दुकान पर पहुंचते ही बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने उन्हें मोर के 2 बच्चों के बारे में बिना रुके बताना शुरू कर दिया। लेखिका ने देखा कि एक पिंजरे में 2 पक्षी के बच्चे और उनमें एक मोर तथा दूसरी मोरनी थी। लेखिका ने उन्हें बड़े मियाँ से 35 रुपये में खरीद लिया। 35 का मतलब 35 रुपीस में खरीद लिया। कार में रखते ही पिंजरा सजीव हो उठा, क्योंकि दोनों पक्षी जो बच्चे थे छटपटाने लगे। जब तक कार में नहीं रखा था तो दोनों शांत बैठे थे। जैसे ही कार में रख दिया तो दोनों पक्षी बच्चे जो थे छटपटाने लगे। लेखिका पक्षियों के मामले में अनेक बार ठगी जा चुकी थी। वह ठगे जाने की बात सुनते ही चिढ़ जाती थी। आज भी उन्हें यही बात सुनने को मिली। इससे उन पक्षियों के प्रति उनके व्यवहार में विशेषता आ गई। पक्षी जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने सत्तू की गोलियां और पानी रखकर पिंजरा खोल दिया। वे दोनों पिंजरे से निकलकर कमरे में खो गए, कभी मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे और इधर उधर पूरे कमरे में घूमते रहते। रद्दी की टोकरी में अपना घर बना लिया था। इसी बीच कमरे का दरवाज़ा बंद रखा जाता था ताकि वहाँ बिल्ली न आ जाए। उसके लिए दोनों पक्षी नए एवं अजनबी थे। जाली घर के अन्य जीव जंतुओं ने दोनों बच्चों का स्वागत धूमधाम से किया। कबूतर, खरगोश और तोते उन्हें अपने अपने ढंग से देख रहे थे। मोर के बच्चे धीरे धीरे क्या होने लगे? बड़े होने लगे। बढ़ते मोर के सिर की कलगी ऊंची, घनी और चमकीली हो गई। चोंच जो है पैनी हो गई। आँखों में नीलापन, चमक, लंबी गर्दन, हरे नीले पंखों में सफ़ेद और स्लेटी लंबी पूँछ के पंखों पर ऐसा दिखाई देता था जैसे इंद्रधनुष का रंग हो, और गर्दन उनकी ऊंची हो गई थी। उसके बाद मोरनी भी लंबी गर्दन वाली, पंखों पर श्याम श्वेत, इधर आदि से मतलब बहुत सुंदरता लिए हुए। यहाँ पर उनकी जो सुलभ क्रिया थी उसमें बहुत ही सौंदर्य था। बहुत सुंदर दिखाई देते थे दोनों मोर और मोरनी। रूप सौंदर्य के अनुरूप ही मोर को नीलकंठ और मोरनी को राधा नाम मिला। तो इस पाठ का नाम नीलकंठ जो है मोर का नाम है। नीलकंठ की स्थिति अन्य पशु पक्षियों के बीच सेनापति जैसी थी और संरक्षक जो सबकी रक्षा करता है। वह सभी पक्षियों को दाने की ओर घेर कर ले जाता, उनकी रखवाली करता और गड़बड़ करने पर उन्हें दंड भी देता और अन्य जंतुओं से प्रेम भी करता था। वह पंख फैलाकर जब जमीन पर बैठता तो जाली घर के दूसरे जीव उसकी लंबी पूँछ और घने पंखों में खेलते। एक बार क्या हुआ, एक बार सांप ने जाली के भीतर आकर एक खरगोश को पकड़ लिया, जो आधा मुंह में और आधा बाहर था। अब नीलकंठ ने सोचा कि खरगोश को बचाना है, छुड़ाना है, तो नीलकंठ ने सांप को चोंच मारकर खरगोश को छुड़ाया और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। नीलकंठ जो मोर है उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मोर का भोजन सांप होता है, उसे सांप पसंद होता है, तो उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए।
बादलों को घिरते देखकर नीलकंठ बहुत ही तन्मयता से नृत्य करने लगता था। इस नृत्य में राधा उसका साथ देती थी। वह अपने पंखों को फैलाकर एक विशेष मुद्रा में लेखिका के सामने खड़ा होता। लेखिका के साथ गया कोई अतिथि ऐसी मुद्रा में नीलकंठ को देखकर चकित एवं प्रसन्न रह जाता था। नीलकंठ जो है अपने पंखों को फैलाकर लेखिका के सामने जब खड़ा होता था तो उनके यहाँ जो अतिथि आए हुए होते थे वो बहुत ही चकित हो जाते थे और प्रसन्न हो जाते थे उसकी ऐसी मुद्रा को देखकर। कई विदेशी महिलाएं उसे परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी। बसंत ऋतु में आम और अशोक के वृक्षों का सौंदर्य नीलकंठ को अस्थिर कर देता था। तब उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। बसंत ऋतु में आम और अशोक के वृक्षों की जो सुंदरता होती थी वो नीलकंठ को अस्थिर करता था। तब तो वो बेचैन रहता था कि मैं किस तरीके से एकदम घूमूं, इधर उधर विचरण करूं। तब उसे बाहर भी छोड़ना पड़ता था। वर्षा ऋतु में भी नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। वर्षा ऋतु उन्हें बहुत पसंद था। मेघों के उमड़ते ही, मेघ मतलब बादल, उनके उमड़ते ही उनकी बोली शुरू हो जाती थी। जो उनके स्वर थे वो तीव्र हो जाते थे। मेघों की गर्जना के ताल पर शुरू हुआ उनका तन्मय नृत्य जो है वर्षा के वेग के साथ बढ़ता जाता था। लेखिका एक दिन बड़े मियाँ की दुकान के सामने से निकल रही थी। तभी बड़े मियाँ ने रोककर एक मोरनी दिखाई। किसी पक्षी को न खरीदने का मन बनाए लेखिका ने मोरनी की दयनीय दशा देखकर उसे 7 रुपये में खरीद लिया। घर लाकर महीने भर के इलाज के बाद वह ठीक हुई। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण वह लंगड़ा कर चलती थी। लेखिका ने उसे नाम दिया कुब्जा। अब दूसरी मोरनी जो लाई थी 7 रुपये में, उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा का नाम और स्वभाव एक जैसा था। किसी पक्षी या जानवर से मित्रता ना होना। नीलकंठ और राधा का साथ कुब्जा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह नीलकंठ के पास किसी को आने नहीं देती थी। उसने राधा के अंडों को फोड़कर छितरा दिया। इस कलह से नीलकंठ और राधा की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब उनकी कोई खुशी नहीं। नीलकंठ जो है बिल्कुल राधा के बिना खुश नहीं था। वह जाली घर से निकलकर आम की शाखाओं पर भूखा प्यासा जा बैठता। अब राधा भी छोड़कर चली गई। धीरे धीरे उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता दिखाई देने लगी। 3-4 माह ऐसे ही बीते, पर एक दिन जब लेखिका के पुकारने पर भी नीलकंठ नहीं उठा तो लेखिका को शक हुआ। तभी पता चला कि नीलकंठ की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम ले गई और गंगा की धारा में प्रवाहित करके आ गई। इसके बाद राधा जो है थोड़ी सी उदास सी रहने लगी, क्योंकि राधा के अंडे को कुब्जा ने जब फोड़ा था तो राधा एकदम शांत हो गई थी, निश्चेष्ट हो गई थी, जैसे बेहोश हो गई थी। तो राधा के बिना नीलकंठ को अच्छा नहीं लगता था, तो नीलकंठ भी खुश नहीं था। तब राधा सोचने लगी कि नीलकंठ उसे छोड़ के चला गया है, तो और भी वो बेहोश हो गई। यहाँ कुब्जा नीलकंठ को आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं में ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरकर नीचे आई और कजली पर जोर से प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ाए, जिससे उसका प्राणांत हो गया। मतलब वहीं पर वो बिल्कुल अपने उसने अपने प्राण को त्याग दिया। राधा की यादों में नीलकंठ बसा है। मेघों के गिरने पर, झूले पर या अशोक की डाल पर अपनी आवाज़ से, अपने स्वर से नीलकंठ को बुलाती रहती है। क्या हुआ था, कुब्जा नीलकंठ को आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में ढूंढती रहती थी।
एक दिन आम से उतर कर नीचे आई और कजली पर चोट से प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए, जिससे उसका प्राणांत हो गया। कुब्जा का राधा की यादों में नीलकंठ तो बसा हुआ है। मेघों के गिरने पर, मेघ यानी बादल के गिरने पर, वह झूले पर या अशोक की डाल पर अपनी स्वर से नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये आपके पाठ का जैसा नाम है नीलकंठ, तो ये नीलकंठ की कहानी इस प्रकार है। नीलकंठ जो है मोर का नाम रखा गया है। तो ये आपकी कहानी संपन्न हुई।